Okay, Ji. So, Assalamu alaikum, and today we are talking about Hamlet by William Shakespeare. Yet another great play, William Shakespeare, and this is having such imagery and quotations which are associated with William Shakespeare and his Jiwal Islam. He is renowned for his treatment of words and that he uses in this drama. So Indian movie Heather is based on this. यहाँ पे जो है उसने इसको कश्मीर के बैकड्रॉप पे बनाया. So that is also a good movie if you want to understand really Hamlet in your native language. So इसमें विलियम शेक्सपियर जिसे बार्ड ऑफ एवन या सिंपल बार्ड भी कहा जाता है. So that is what is known as. So he was born in 1564. So this is basically Hamlet. So you can see King Hamlet within, so Prince Hamlet in the middle of the screen. So here Prince Hamlet lies. So if you look at King Hamlet, so King Hamlet is Hamlet's father. So he is his father, and Queen Gertrude is his mother. And Claudius is a stepfather and also uncle of Hamlet. Horatio is Hamlet's friend. Polonius is like father of Ophelia. So Ophelia, whom Hamlet loves, she is daughter of Polonius. उसकी बेटी है. She's sister of Laertes, and वो जो है वो इस Ophelia का भाई है. चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं इसके, इस जिसमें रोजनक्रैंट्स एंड गिल्डस्ट्रैंड. सो ये इसके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं जो स्पाई का रोल भी प्ले कर रहे हैं. सो बेसिकली ये इसकी मेन कास्ट है. इसके अलावा कोई छोटे मोटे एक्टर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं. सो वी नॉट टॉकिंग मच अबाउट देम. जी मिस अस्मा हामिद, इट इज हैदर. मेरी आवाज आ रही है मिस हमाइल आपको? आई थिंक पीपल आर गेटिंग माई वॉइस. So in case if you're not listening, you can switch back and come again. Okay, very fine. So going further in this tale, so एक क्या होता है जी, एक डार्क विंटरी नाइट होती है और एक घोस्ट जो है वो वॉक करता है एल्सिनोर कैसल के बाहर, और ये इट इज डिस्कवर्ड फर्स्ट बाय अ पेयर ऑफ वॉचमैन. सो दो वॉचमैन होते हैं जिसको ये घोस्ट नजर आता है. फिर एक स्कॉलर होरेशियो. Then the ghost resembles recently deceased King Hamlet, जो भी अभी किंग मरा, जिसका कत्ल हुआ किंग हेमलेट, ये उससे मिलती जुलती शक्ल होती है. So whose brother Claudius has inherited the throne and married the king's widow Queen Gertrude. So King Hamlet मर चुका है. उसकी वाइफ जो है उसने किंग हेमलेट के भाई यानी क्लॉडियस से शादी कर ली है, और हैमलेट जो है वो इस चीज पे खुश नहीं है. वन होरेशियो और जो उसके वॉचमैन है साथ, वो प्रिंस हैमलेट को लेके आते हैं जो कि गर्ट्रूड का डेड किंग का बेटा है, टू सी द घोस्ट. सो ये उससे बात करता है. सो इट इज like it seems that it is his father's spirit and that he was murdered no other than by Claudius. So Hamlet gets to know कि Claudius जो है वो इसके बाप का कातिल है. वो उसको ऑर्डर करता है कि हेमलेट को कि तुमने रिवेंज लेना है, जिसने उसका थ्रोन लेने के लिए उसको मार दिया और उसके भाई उसकी बीवी से शादी कर ली. मीनवाइल घोस्ट इसके बाद डिसअपीयर हो जाता है. हेमलेट जो है उसके बाद अपने आप को डिवोट कर देता है फॉर दिस एंड के वो अपने फादर की डेथ को एवेंज करेगा. और हेमलेट का यहाँ पे ट्रेजिक फ्लॉ है उसकी कंटेम्पलेशन, उसका डिले करना, उसकी ओवर थिंकिंग. सो वो बहुत ज्यादा सोचता रहता है चीजों के बारे में, वो प्लान करता रहता है, और वो एक इसी सोच की वजह से गहरे गम में चला जाता है और एक अपरेंट मैडनेस भी शो करता है. क्लॉडियस और गर्ट्रूड जो है वो परेशान हो जाते हैं उसके लिए कि उसका कैसा बिहेवियर है, ये क्यों इस तरह बिहेव कर रहा है. सो एक वो हैमलेट के जो फ्रेंड्स होते हैं बचपन के, रोजनक्रैंट्स और गिल्डनस्ट्रैंड, उनको एम्प्लॉय करते हैं कि तुम दोस्ती की आड़ में इनको देखो हेमलेट को,
और बताओ कि ये क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है। सो पोलोनियस जो है वो एक लॉर्ड है और वो हैमलेट को सजेस्ट करता है, जो कि ओफिलिया का बाप है बेसिकली, वो हैमलेट को सजेस्ट करता है कि हैमलेट यानी वो सजेस्ट करता है कि हैमलेट जो है ही मे बी मैड उसकी डॉटर ओफिलिया की मोहब्बत में। सो क्लॉडियस एग्री करता है कि उसमें he should spy on Hamlet in conversation with the girl ताकि उनकी बातें सुनी जाएं। लेकिन हैमलेट जो है वो यकीनी तौर पे मैड नजर आता है। ये वो जगह है जहाँ पे वो टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। और उसके बाद फिर एक ओफिलिया और हैमलेट का वो जो फेइंग मैडनेस के बाद जो उनकी एक गुफ्तगू होती है, ये उस गुफ्तगू की बात हो रही है। तो हैमलेट जो है वो शो कराता है कि वो वाकई पागल है और उसको ओफिलिया से मोहब्बत नहीं है। वो उसे कहता है कि तुम ननरी में चली जाओ, नन बन जाओ, शादीशुदा होने का ख्याल छोड़ दो, और मैं तुम्हें नहीं जानता, ना मैं तुम्हें चाहता हूँ। इधर में कुछ ट्रैवलिंग एक्टर्स होते हैं जो कि एल्सिनोर आते हैं, और हैमलेट जो है वो उसे एक आइडिया मिलता है अपने अंकल के गिल्ट को टेस्ट करने का। सो वो प्लेयर्स के साथ मिलके एक सीन परफॉर्म करता है जिसमें हैमलेट इमेजिन करता है कुछ ऐसा, परफॉर्मेंस कुछ ऐसी होती है जिसमें इनडायरेक्टली वो ये शो कर रहा होता है कि उसके अंकल ने उसके फादर को मार दिया और उसकी मदर से शादी कर दी। तो उसे होता है कि अगर क्लॉडियस गिल्टी है तो वो रिएक्ट करेगा इस पे। सो जब वो थिएटर में ये परफॉर्म हो रहा होता है तो वहां पे क्लॉडियस को फील होता है कि ये स्टोरी कुछ देखी देखी लग रही है, एंड ही रियलाइजेस कि ये स्टोरी तो उसकी अपनी जात की स्टोरी है, हैमलेट उसका ही बता रहा है। तो जब किंग का मर्डर होने वाला होता है तो वो सीट से उठ के भाग जाता है। हैमलेट और होरेशियो इस चीज पे एग्री होते हैं कि ये उसका गिल्ट प्रूव हो गया। तो हैमलेट जाता है क्लॉडियस को मारने के लिए, लेकिन देखते हैं कि वो नमाज पढ़ रहा है या इबादत कर रहा है, सॉरी। तो वो उसे मारना चाहता है, लेकिन वो चाहता है जी क्लॉडियस को अगर मैंने प्रेयर्स के दरमियान मारा तो वो उसकी सोल हेवन में चली जाएगी। सो हैमलेट नहीं चाहता कि वो हेवन में जाए, तो वो उसको मारने का इरादा पेंडिंग कर देता। सो ये इसकी एक और गलती होती है कि उसको डिले करने का शौक होता है या आदत होती है बेसिकली चीजों की। सो वो कहता है कि ये इनएडिक्वेट रिवेंज होगा। क्लॉडियस जो है वो हैमलेट की मैडनेस से और अपनी सेफ्टी के हवाले से बड़ा कंसर्न हो जाता है, और वो ऑर्डर देता है कि हैमलेट को इंग्लैंड भेज दिया जाए, उसको यहां से भेज दिया जाए। हैमलेट जाता है अपनी मदर से गुफ्तगू करने, और उसमें उसके बेड चैम्बर में स्पाई करने के लिए पोलिनियस जो है वो छुपा होता है एक पर्दे के पीछे। हैमलेट जब नॉइस सुनता है तो वो सुनता है कि उसे लगता है कि किंग यहाँ पे छुपा हुआ है, क्लॉडियस। वो अपनी तलवार निकालता है और वहां से पोलिनियस को मार देता है फैब्रिक के थ्रू, एंड देन लेटर ही रियलाइजेस कि उसने लॉर्ड पोलिनियस को मार दिया। सो ये बड़ा एक यानी गलत हो जाता है काम उससे अनविटिंगली, क्योंकि वो उसका अपना बदला भी पूरा नहीं होता और उसके ऊपर एक मर्डर का चार्ज भी लग जाता है। सो उसे फौरन रोजेनक्रैंट्स और गिल्डेंस्ट्रन के साथ भेज दिया जाता है इंग्लैंड की तरफ। क्लॉडियस का जो प्लान है हैमलेट को ज्यादा सजा देने का, उसने इन दोनों को कहा होता है कि किंग की तरफ से ऑर्डर्स हैं, और यानी वो ऑर्डर जाएंगे इंग्लैंड के किंग को कि वो डिमांड इसमें ये की जाएगी इन ऑर्डर्स में कि हैमलेट को मार दिया जाए, क्योंकि हैमलेट एक मर्डरर है और उसे यहाँ से सजा के तौर पे इंग्लैंड भेजा जा रहा है। अब हैमलेट को इस बात का आइडिया नहीं होता। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द फादर्स डेथ ओफिलिया पागल हो जाती है और गम से वो समुंदर में दरिया में डूब जाती है और मर जाती है। सो ट्रेजेडी जो है बेसिकली ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, प्लिनियस का जो बेटा है लर्टिस, सो लर्टिस जो है वो के फ्रांस में होता है, वो वापस आता है डेनमार्क गुस्से में। क्लॉडियस कन्विंस करता है उसे कि हैमलेट ने सब कुछ किया और उसकी बहन और बाप की इस कत्ल की जिम्मेदारी हैमलेट पे है। सो होरेशियो और जो किंग है वो लेटर रिसीव करते हैं हैमलेट से कि द प्रिंस हैज रिटर्न टू डेनमार्क आफ्टर पायरेट्स अटैक द शिप एन रूट टू इंग्लैंड, कि उस पे पायरेट्स ने अटैक कर दिया तो वो वापस आ रहा है। सो क्लॉडियस एक प्लान बनाता है
कि जो लेरटिस है वो ऑलरेडी उससे रिवेंज लेना चाह रहा है, तो क्यों ना हम इसको ही यूज करें हैमलेट को मारने के लिए। सो ये बड़ा एक तीर से दो शिकार वाली बात है। तो वो खुद बजाय सामने आने के वो उसको सामने ले आता है। लेरटिस जो है वो ही लाइक ही विल हैव ऑफेंस विद हैमलेट इन इनोसेंट स्पोर्ट, कि वो लड़ाई के तौर पे ड्यूल करेंगे आपस में। लेकिन क्लॉडियस क्या करेगा, वो पॉइजन कर देगा लेरटिस के ब्लेड को, उसकी तलवार को, कि अगर खून निकला तो हैमलेट के जिस्म में जहर चला जाएगा और वो मर जाएगा। बैकअप प्लान के तौर पे किंग ये डिसाइड करता है कि एक गोबलेट यानी एक जाम, उसे जहर उसमें जहर भर देगा जो कि हैमलेट को देगा पीने के लिए। तो अगर हैमलेट जीता या उसने पहला स्कोर किया, पहली हिट की, तो उसे तोहफे के तौर पे जाम दिया जाएगा, तो वो जहर पी के मर जाएगा। हैमलेट आता है वापस और एल्सिनोर जब ओफिलिया का फ्यूनरल होने वाला होता है, सो वो अटैक करता है लेरटिस पे और डिक्लेयर करता है कि वो हमेशा ओफिलिया से प्यार करता रहा है, यानी वो उससे नफरत नहीं करता था वो। सो बैक एट द कैसल वो होरेशियो को बताता है दैट ही बिलीव्स वन मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू डाई सिंस डेथ हैज टू कम, कभी भी आ सकती है। एक फूलिश कोर्टियर होता है इनमें, एक दरबारी होता है जो कि बड़ा बुद्धू सा बेअकल किस्म का, वो आता है ऑस्ट्रिक। वो क्लॉडियस के ऑर्डर्स के ऊपर है कि वो फेंसिंग मैच को अरेंज करे हैमलेट और लेरटिस के बीच। सोर्ड फाइटिंग शुरू होती है इन दोनों की आपस में। हैमलेट पहला स्कोर करता है, लेकिन वो किंग के उस गॉबलेट से पीने से इनकार कर देता है। दूसरी तरफ ये होता है कि गर्ट्रूड जो होती है वो उसमें से ड्रिंक कर लेती है और वो पॉइजन उसको मार देता है, मर जाती है वो। लेरटिस जो है वो हैमलेट को यानी जख्म पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन हैमलेट उस पॉइजन से इमीडिएटली नहीं मरता। सो फर्स्ट लेटरिस जो है उससे उसी की तलवार से हैमलेट काट देता है, मार देता है। और आफ्टर रिवीलिंग टू हैमलेट दैट क्लॉडियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वींस डेथ, वो उसी ही डाइज फ्रॉम द ब्लेड्स पॉइजन। हैमलेट फिर क्लॉडियस को स्टैब कर देता है उसी पॉइजन सोर्ड से और उसे रेस्ट ऑफ द पॉइजन फ्रॉम दैट गोबलेट उसे पीने के लिए मजबूर करता है। सो क्लॉडियस भी मर जाता है और फिर जब हैमलेट के अंदर जहर फैलता है तो इन द एंड हैमलेट आल्सो डाइज। So everybody dies in the end, like regular Shakespearean tragedy, यानी जितने भी इसमें मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे नॉर्वेजियन प्रिंस नेम फोर्टिनब्रास, जो कि एक आर्मी को लेकर डेनमार्क आता है और पोलैंड पे अटैक उसने किया होता है प्ले के स्टार्ट में। वो एम्बेसडर्स के साथ इंग्लैंड से आता है जो रिपोर्ट करते हैं कि इसके दोनों बचपन के फ्रेंड्स रोजेनक्रांट्स वगैरह मर गए। सो फोर्टिनब्रास जो है वो उस सारी रॉयल फैमिली के ब्लड का मंजर देख के बड़ा हैरान परेशान होता है। सो वो फिर पावर ले लेता है किंगडम की। होरेशियो जो है वो हैमलेट की लास्ट रिक्वेस्ट को पूरा करता है और बताता है कि हैमलेट की ट्रैजिक स्टोरी। सो फोर्टिनब्रास कहता है कि इसको एक सोल्जर की बैरियल दिया जाए, प्रॉपर इसकी सेरेमनी होनी चाहिए, इसको प्रॉपर इज्जत के साथ दफनाया जाए। सो दिस इज लाइक दीज आर the things, symbols which are used. घोस्ट का सिंबल था, फ्लावर्स हैं जो कि सिंबल हैं एक लव के, जो कि ऑफिलिया के लिए उसका है। स्कल एक सिंबल है जो कि डेथ का सिंबल है, जब जिसके बाद वो डेथ के बारे में बात करते हैं, ग्रेवयार्ड से उसे स्कल मिलती है। सो ग्रेवयार्ड है सिंबल उसका जहाँ पे जो कि इंसान को मौत की याद दिलाता है। माउस ट्रैप सिंबल है, ये माउस ट्रैप बेसिकली उस प्ले का नाम है जो वो परफॉर्म करता है। सो माउस ट्रैप इज द सिंबल ऑफ रेवोल्यूशन। फेंसिंग सोर्ड्स जो हैं दैट इज द सिंबल ऑफ रिवेंज। और हैमलेट का जो कॉस्ट्यूम है वो भी सिंबल है हैमलेट की उस कोशिश का कि वो सामने लाना चाह रहा है सच्चाई को। एंड पॉइजन इज आल्सो सिंबल ऑफ डेथ इन हैमलेट। सो ये बेसिकली हैमलेट के मेन थीम्स हैं। मैडनेस, रिवेंज, mortality, religion, art and culture, lies and deceit, sex, gender, family.
सो ये वो थीम्स हैं जो कि हैमलेट में बहुत ज्यादा तौर पे प्रोमिनेंट हैं, यूज हुए। दिस इज हैमलेट्स कैरेक्टर। सो इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? उसकी सिलिलॉक्वीज बहुत मशहूर हैं। इज ड्रॉन आउट काइंड ऑफ पर्सन and he plans revenge, like he does not act upon that, लेकिन he plans more। वीकनेसेस क्या है? मूडी है। और हैमलेट के बारे में ये भी कहा जाता है कि इडिपस कॉम्प्लेक्स इसके अंदर है। इडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो हैमलेट के अंदर हमें नजर आता है कि समवट ही मे बी हेटिंग हिज फादर एंड लविंग हिज मदर। सो इसमें ये प्रिंस हैमलेट जो कि प्रोटैगनिस्ट है, दैट इज अबाउट हिम। दैट इज अबाउट क्लॉडियस जो डेनमार्क का किंग है हाल में, और वो अंकल है हैमलेट का। और प्ले का एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट इज द पर्सन हु इज स्टॉपिंग protagonist from his work, so that is a kind of villain जो कि protagonist के plans के रास्ते में होता है। वो इसके मुकाबले में बड़ा ambitious और calculating person है, politician है। गर्ट्रूड इसकी मदर है। वो हैमलेट से प्यार करती है बहुत ज्यादा, लेकिन उसके वीक कैरेक्टर की वजह से हैमलेट अभी तक अनसर्टेन है उसके बारे में। लर्टिस जो कि पोलिनियस का बेटा है, ओफिलिया का भाई है, जो कि ज्यादातर फ्रांस में होता है, और वो भी बड़ा एग्रेसिव है। ओफिलिया यंग है, ब्यूटीफुल है, इनोसेंट है, और वो अपने बाप की, हैमलेट की, लर्टिस की, सबकी बातें मानने वाली है। सो वो बेचारी इसमें मुफ्ते में मारी जाती है, उस बेचारी का इसमें कोई कसूर नहीं होता। होरेशियो उसका फ्रेंड है जो कि उसके साथ पढ़ता था, तो वो लॉयल और हेल्पफुल है हैमलेट के लिए, और उसी वजह से हैमलेट को अच्छा बैरियल मिलता है। ये हैमलेट के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आई विल बी सेंडिंग टू यू। सो इसकी सिलिलॉक्वीज हैं, ये सिलिलॉक्वीज भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। सो देन वी आर हैविंग द विंटर्स टेल, ये भी विलियम शेक्सपियर का है। So अभी तक हमने जो तीन पढ़े, they were tragedies, and now what we are to study or discuss, that is a tragicomedy। ये tragicomedy है। मैं नहीं स्टार्ट करूंगा लैपटॉप से ना, आटा पड़ा है। Just give me a second। क्या मतलब आटा पड़ा है? वो नीचे नहीं रखना था, सामने पड़ा ही नहीं था। कुछ नहीं सच बता। म्यूजिक लगा के कोई एक्सरसाइज ही छोटी मोटी कर ली। बेटा म्यूट करिए खुद को। Okay, just starting with Winter's Tale. So Winter's Tale is tragicomedy. So this is comedy and tragedy both in one. So let's see what happens in this. So this is basically again about jealousy. So jealousy का theme इसमें भी मौजूद है, जो कि हम देख रहे हैं, जो कि हमें बड़ा एविडेंट है। सो इसमें jealousy again plays the role. So like here we come to know कि जो किंग लेओंटीज है सिसिलिया का, सो वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड किंग पोलिक्सिनस जो कि बोहेमिया का किंग है, उससे रिक्वेस्ट करता है, जो कि उसके पास अभी मिलने आया हुआ है उसे। सो उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम थोड़ी देर मजीद यहाँ पे रुक जाओ, थोड़ी देर मजीद यहाँ पे ठहर जाओ। तो यहाँ पे बेसिकली उसको उसी दोस्ती के नाते उसका स्टे उसे ओवर स्टे में कन्वर्ट कर रहा है। पोलिक्सिनस कहता है जी कि बहुत काम है किंगडम में, मैं 9 मंथ से यहाँ पे हूँ। सो 9 मंथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है। वो कहते हैं 9 मंथ से मैं यहाँ पे हूँ, और
लेकिन इस टाइम में जो लियोंटीस की प्रेग्नेंट वाइफ होती है हरमाइनी, जी यस रबनवाज, आई विल बी डिस्कसिंग, थैंक यू वेरी मच। हरमाइनी जो उसकी वाइफ है वो प्लीड करती है उससे कि चलो मान लो, रुक जाओ, तो वो बेचारा कर्टसी में कि चलो खातून कह रही है, भाभी कह रही है, वो मान जाता है। अब लेओन्टीस जो है वो सोचना शुरू हो जाता है कि मेरे कहने पे ये रुका नहीं, ठीक है, और मेरी वाइफ के कहने पे ये रुक गया, और फिर वो चीज़ों को जोड़ता है। जब उसे कनेक्ट करता है तो ही गेट्स टू नो कि जो पोलिक्सनीज हैं और हरमाइनी हैं, दे मे बी लवर्स, और ये जो बेबी है ये भी पोलिक्सनीज का होगा क्योंकि वो 9 मंथ से यहीं पे है। वो ऑर्डर देता है अपने लॉयल पर्सन कैमिलो को कि वो बोहेमियन किंग को पॉइजन दे दे, उसे मार दे। अच्छा जी, अब क्या होता है जी, कैमिलो जो है वो पोलिक्सनीज को उल्टा बता देता है कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, लाइक ये तुम्हारा दोस्त तुम्हारे खिलाफ हो गया, और दिस इज व्हाट ही इज थिंकिंग। तो वो दोनों यानी कैमिलो और पोलिक्सनीज ये दोनों वहां से सिसिलिया से भाग जाते हैं बोहेमिया। अब इस बात पे लियोन्टीज श्योर भी हो जाता है और फ्यूरियस भी हो जाता है। वो अपनी वाइफ को पब्लिकली एक्यूज करता है इनफाइडिलिटी का और डिक्लेयर करता है ये जो चाइल्ड इसके वूम में है दैट इज इलेजिटिमेट चाइल्ड। वो उसे प्रिजन में बंद करवा देता है, और जो नोबल्स हैं उस इलाके के वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। तो वो फिर ओरेकल जो कि डेल्फी इसमें दिखाया गया कि वो है, और तो उस पे भेजता है ताकि उसके सस्पिशंस को कंफर्म किया जाए। मीनवाइल क्वीन गिव्स बर्थ टू अ गर्ल, और उसकी जो लॉयल फ्रेंड है क्वीन की और उसकी यानी कह सकते हैं आप खादिमा पॉलिना, सो वो बेबी को लेके आती है किंग के पास ताकि ये थोड़ा सॉफन हो जाए अपनी बेटी को देख के। तो उल्टा वो गुस्से में आता है ज्यादा, और पॉलिना के हस्बैंड लॉर्ड एंटागोनस को कहता है कि बच्चे को ले जाओ और इसे कहीं दूर किसी जगह पे अबंडन कर दो। अच्छा, इस बात पे अब जो है लाइक वी कम टू नो कि वो तो नहीं मानेगा। एंटागोनस चले जाता है, और आंसर जो आता है डेल्फी से, सो वो ये है कि हरमाइनी एंड पोलिक्सनीज आर इनोसेंट, वो इनोसेंट हैं, और लियांटीज जो है उसका कोई हेयर नहीं बचेगा until his daughter is found। जब तक उसकी बेटी नहीं मिलती तो वही हेयर बनेगी, वरना इसका कोई भी हेयर नहीं बनेगा। जैसे ही न्यूज रिवील होती है उसको खबर मिलती है कि मेमलस जो उसका बेटा है वो अपनी माँ की एब्सेंस में रो रो के गम से निढाल होके मर चुका है, या उन एक्यूजिशन के हवाले से मर चुका है। हरमाइनी जो है मीनवाइल वो एक गम में चली जाती है, और पॉलिना उसको उठाती है, जो कि बाद में बताती है कि क्वीन उस हार्ट ब्रोकन होने के बाद मर चुकी है, यानी उसकी डेथ हो गई। अब लियोन्टीज हाथ मरता रह जाता है, बेटा भी मर गया, दोस्त भी हाथ से निकल गया, बेटी भी खो दी, और वाइफ भी मर गई। एंटागोनस के साथ क्या होता है, जो कि बेबी को बोहेमियन कोस्ट पे लेके आता है, तो उसको ये होता है कि हरमाइनी लाइक उसकी शायद ड्रीम में आती है, उसे कहती है कि गर्ल को नेम पर्डिटा देना है, और उसके लाइक साथ ही बहुत सारा पैसा छोड़ दो। सो उसके बाद एंटागोनस को एक बेयर मार देता है। सो बेयर के मारने के बाद वहां पे एक काइंड शेफर्ड होता है जो कि उसको रेज करता है। 16 साल गुजर जाते हैं। सो दिस इज अगेंस्ट यूनिटी ऑफ टाइम, और सन ऑफ पोलिक्सनीज मीनवाइल प्रिंस फ्लोरिजेल, ये बोहेमिया में जो उसका बेटा होता है पोलिक्सनीज का, वो बड़ा हो जाता है, तो वो पर्डिटा से मिलता है तो उससे मोहब्बत हो जाती है, यानी पूरी दुनिया में घुमा के आपस में मिल रहे हैं, तो इतना जमीन गोल होती है इन लोगों के लिए। सो उसका फादर और कैमिलो ये एक शेफर्ड या शीप सेयरिंग अटेंड करने के लिए एक डिस्गाइज में जाते हैं, और देखते हैं कि फ्लोरिजेल यानी पोलिक्सनीज की बात हो रही है कि और पर्डिटा ये आपस में शादी तक पहुंचे हुए, तो वो अपना डिस्गाइज उतारते हैं। पोलिक्सनीज कहता है कि वो बेटा कभी भी उसका आइंदा इस शेफर्ड की बेटी से नहीं मिलेगा। कैमिलो जो है वो अपना इलाका दोबारा देखना चाहता है। फ्लोरिजेल और पर्डिटा
कैमिलो की वजह से समझ नहीं आई है किसके साथ, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। सो वो पर्डिटा और फ्लोरिजेल को लेके शिप में सिसिलिया आ जाता है। तो वहां पे एक यानी अपने आप को इन्होंने डिस्गाइस में रखा होता है, भेस बदला होता है। तो वो आते हैं और वहां पे उस अपने इलाके में वापस पहुंच जाते हैं। तो सिसिलिया में लेओन्टीस जो अभी तक मॉर्निंग में होता है, अभी तक गम में होता है, तो अपने बेटे, एक दोस्त के बेटे से, क्योंकि वो नहीं बताते कि वो किस तरह भाग के आए हैं, और वो लड़की का भी नहीं बताते कि लड़की कौन है, तो वो उसे पहली बड़ा गिल्ट होता है अपने दोस्त के वाले से। तो वो बड़ा खुश होता है दोस्त के बेटे को देख के। फ्लोरिजेल कहते हैं कि मैं डिप्लोमेटिक मिशन पे हूँ, और लेकिन ये बलोन कब खत्म होता है, कवर कब ब्लो होती है ये, कि जब पोलिक्सनीज भी उस सिसिलिया में आ जाता है। और उसमें नेक्स्ट क्या होता है कि दोनों जेंटलमैन जो हैं सिसिलियन कोर्ट के, उनके बाद यहाँ पे पर्डिटा का इश्यू निकलता है। तो दे कम टू नो कि पर्डिटा जो है वो लेओन्टीस की बेटी है, और इससे थोड़ा सा लेओन्टीस खुश होता है, उसको थोड़ा सा सुकून मिलता है। फिर एंटायर कंपनी, ये सब लोग जाते हैं पॉलिना के घर में इनविटेशन पे। तो ये गांव में घर होता है जहाँ पे एक स्टैचू इरेक्ट होता है हरमाइनी का, जिसपे अभी अभी काम खत्म हुआ होता है। सो उसकी शक्ल देख के, उसका स्टैचू देख के रोना शुरू हो जाता है। और फिर हर बंदा परेशान होता है कि जो हरमाइनी है उसे लाइफ दोबारा मिल जाती है। और जैसे प्ले एंड होता है, पॉलिना और कैमिलो इनकी शादी हो जाती है, और सारी कंपनी उस मौजज़े को सेलिब्रेट करती है। सम से कि वो दोबारा जिंदा हो गई, और सम से वो मरी नहीं थी, वो सिर्फ अपने हस्बैंड को एक यानी एक तरह से टॉर्चर कर रही थी। 16 साल टॉर्चर किया उसने माशाल्लाह। सो themes loyalty, fidelity and honesty which move all through the play, friendship and love, youth, age and time, compassion and sufferings. So ये इसके important themes हैं. So this was The Winter's Tale by William Shakespeare. Okay, so still we have time, so let's not waste it, and we have another play. The Importance of Being Earnest, that is by Oscar Wilde. So let's go through this. ओके जी, ऑस्कर वाइल्ड का ये प्ले बहुत मशहूर हुआ, कॉमेडी ऑफ मैनर, उसमें ये आता है। और अब बेसिकली कॉमेडी ऑफ मैनर क्या है? कॉमेडी ऑफ मैनर इज अ कॉमेडी दैट इज अबाउट अरिस्टोक्रेसी, जिसमें जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास है उसे निशाना बनाया जाता है तंज का। अरिस्टोक्रेटिक क्लास वो क्लास जो कि अपने उन हाई एटीट्यूड्स की वजह से और लो मॉरल्स की वजह से उन एक बड़ा अरसा क्रिटिसिज्म का शिकार है। सो इसमें वो क्रिटिसिज्म है। फिर इसमें ये होता है कि जो हैं बेसिकली कपल्स होते हैं जो कि लाइक मोहब्बत के रिलेशंस में होते हैं, 2-3 कपल्स जरूर होते हैं प्ले में। फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी दिखाए गए, और फिर ये भी दिखाया गया कि शिफ्ट होता है एक सिटी से टाउन और टाउन से सिटी, ये भी एक फ्रीक्वेंट लेवल पे होता है। और फिर मोरालिटी दिखाई गई, और थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होता है रिलीजियस क्लास पे भी। सो ये सारी चीजें हम देखते हैं इस प्ले में। सो इससे पहले there's a question to discuss the representation of women, especially in Hamlet and general Shakespearean tragedy. So शेक्सपियरियन जो विमेन हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क हुआ, और rather thesis लिखे गए, and all said the same thing कि ये वर्क्स हैं बेसिकली, these works prove के शेक्सपियर का एक एटीट्यूड था विमेन के हवाले से, उसने उनको एज अ वीक कैरेक्टर दिखाया। Miss Helena, please turn off your mic. सो उसमें इनका कैरेक्टर बड़ा वीक दिखाया जाता है, और वी गेट टू नो के सिवाय लेडी मैकबेथ के कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो कुछ देर के लिए इतनी स्ट्रेंथ वाला हो,
यस, किंग लेयर में हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि वो कैरेक्टर्स थोड़े से हावी हैं, थोड़ा सा डोमिनेंट हैं, थोड़ा सा फोर्सेबल एटीट्यूड है, लेकिन दैट्स ओनली इन किंग लेयर। लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द शेक्सपियरियन वुमेन उनके अंदर हमें एक वाजिया चीज नजर आती है कि शेक्सपियर जो है उनको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाता। देयर मे बी सर्टेन रीजंस बिहाइंड दैट, क्योंकि उस जमाने में देखा था कि यंग बॉयज ये प्ले करते थे रोल वुमेन का, सो मे बी ही डिड नॉट वांट टू शो सच अ कैरेक्टर जिसमें बहुत ज्यादा एक्टिंग की गुंजाइश हो। So Shakespeare was not in favor of strong characters of women. Okay, so this is about Oscar Wilde. So Oscar Wilde एक Irish playwright था, poet था। इसने different forms लिखी और short stories लिखी। इसकी short story The Happy Prince is very famous। ये इसका मुख्तलिफ इसका लाइफ स्पैन है basically, which you can go through afterwards. Okay, Comedy of Manner. सो कॉमेडी ऑफ मैनर जो है ये इसमें ये मेन इसमें चीजें हैं। यस, समवन वांट्स टू से समथिंग। यस, श्योर। कोई कुछ कहना चाह रहा है? ओके जी, सो इसमें बेसिकली हम क्या देखते हैं कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल डबल एंटेंडर और अदर फॉर्म ऑफ रिस्क लैंग्वेज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डबल एंटेंडर, सो ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है और बेसिकली दैट इज कन्वेइंग डबल मीनिंग्स। पन कह लें, जैसे पन है, इसके डबल मीनिंग्स निकलते हैं। और नॉर्मली जो है इसमें जो ये डबल मीनिंग्स होते हैं, ऑकवर्ड होते हैं सोशली, या ऑफेंसिव होते हैं, या उसकी सेक्सुअल कॉनोटेशन होते हैं, या एग्रेसिव होते हैं। सो दूसरी फॉर्म हमारे पास रिस्क है। सो दैट शोज के समथिंग इनडिसेंट, और इसमें भी सेक्सुअलिटी की सजेशन आती है। सो इस प्ले में तो ये इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कॉमेडी ऑफ मैनर प्लेस में ये चीजें इसमें काफी ज्यादा अच्छी होती हैं। यस, गर्ट्रूड का आपने क्वेश्चन किया। गर्ट्रूड भी, शी इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। वो पूरे प्ले में शी कुड नॉट डू एनीथिंग टू मैनिपुलेट द सिचुएशन। यस, शी डेयर्ड टू पार्टिसिपेट, बट इन फैक्ट शी वाज एन इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट। ओके जी, सो वी गेट टू नो कि इलेबोरेटेड प्लॉट्स होते हैं। प्लॉट बड़ा इलेबोरेटेड है। इलेबोरेटेड किस सेंस में है कि प्लॉट बड़ा बिखरा हुआ है, मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ कपल्स होते हैं, हर एक की स्टोरीज होती हैं, और वो इस तरह होगा कि एक बंदा जो है वो जिस खातून से प्यार करता है, उसके पीछे एक और बंदा पागल है जिसकी ऑलरेडी एक वाइफ भी है। उसकी वाइफ जो है वो पहले वाले बंदे से मोहब्बत करती है। इन एक की शादी करवाने में एक आंटी है जो रजामंद नहीं हो रही, और दूसरे की शादी उस आंटी ने जबरदस्ती करा दी। तो इस तरह का एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स किस्म का प्लॉट बनता है। फिर क्रॉस ड्रेसिंग होती है। वुमेन जो होती हैं वो मेंस क्लॉथिंग में वो इस तरह दिखाई जाती हैं। फिजिकल सेडक्शन, ये भी इसका एक थीम है कि बड़ा ज्यादा इसमें ये चीज शामिल होती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। सिनिसिज्म, यानी बड़ा सिनिक एटीट्यूड दिखाया जाता है। अरिस्टोक्रेसी जिससे मिलती है कॉमन फोक से, ये इसमें दिखाया जाता है। और इसमें इंट्रीग्स हैं जो कि फोर्जरीज हैं कि लोग धोखा देते हैं, किसी की जगह कोई साइन कर देता है, कोई किसी की तरफ से लेटर लिख देता है, कोई स्पाई बना हुआ है, कोई प्लानिंग कर रहा है, साजिशें कर रहा है। जी, यू आर राइट। लाइक इसमें वाकई जी मिसोजिनिस्टिक होता है जो एक बंदा किसी के अगेंस्ट होता है वुमेन के। और पोर्शिया, यस, शी इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो उसके कैरेक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। But still, that is debatable about Shakespeare. You can say anything. You have to prove. Okay, that is a satire on upper class, comedy of manner, or one or more lovebirds shift from town to countryside, and paradoxical statements. ये इसमें शामिल होती है। Okay, the play है that opens with Jack Worthing. So Jack Worthing कौन है? प्रोटैगनिस्ट है प्ले का, और वो एक जब गांव में रहता है तो उसके पास एक खातून है सेसली, जो कि बहुत खूबसूरत सी और यंग लेडी है, यंग गर्ल है।
वो थी थॉमस कार्डियो की बेटी, और थॉमस कार्डियो मर चुका है, लेकिन उससे थॉमस कार्डियो वो था जिसने जैक को अडॉप्ट किया था बचपन में। जैक एक रेलवे स्टेशन पे एक बैग में मिला था उसे, तो उसने उसको अडॉप्ट कर लिया, उसे पाला, फिर अपनी जो है पोती यानी उसको उसने उसकी हिफाजत में दे दिया कि इसकी सारी प्रॉपर्टी को तुम संभालोगे। सो जैक जो है उसका एक स्टेटस है इलाके में। वो स्टेटस क्या है कि वो उधर लोगों के सामने उसकी इज्जत है और वो उस इज्जत को खोना नहीं चाहता, इसलिए वो वहां पे बड़ा सेंसिबल और बड़ा लाइक सोफिस्टिकेटेड बंदा है। सो वो जो है एक यानी क्या करता है कि वो उसकी आदत है कि वो सिटी में आता है। सिटी में क्यों आता है? क्योंकि सिटी में उसने प्रिटेंड किया कि उसका एक भाई है जो कि बड़ा ही ज्यादा गलत तबीयत वाला है, बड़ी ही ज्यादा गलत आदत हैं उसकी, और उस भाई को समझाने के लिए उसे वहां से गांव से शहर यानी लंदन आना पड़ता है। हालांकि इसका कोई भाई नहीं है, लेकिन चूंकि गांव में ये ड्रिंक करना, डांसिंग या लव रिलेशंस ये नहीं रख सकता अपने उस उस कैरेक्टर की वजह से, तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे आता है और ये यहाँ पे आके ये इस तरह लोगों से यानी लंदन में ये अपनी ख्वाहिशों की तकमील करता है। अब जो इसका लाइक अर्नेस्ट जो है, बेसिकली इसने उसका नाम रखा हुआ है अपने भाई का, जो कि एक फर्जी भाई है, उसका नाम उसने अर्नेस्ट रखा हुआ है। सो ये जो अर्नेस्ट है, जिसका प्ले का नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। सो अब जैक को सिर्फ पता है कि जैक अर्नेस्ट है या नहीं है। सो जब यहाँ पे जब प्ले ओपन होगा तो हम देखते हैं कि ये एक ऐसे प्लेस पे है जो कि अल्जर्नन का घर है। अल्जर्नन मॉन्क्रीफ जो कि एक अरिस्टोक्रेट है बेसिकली, और वो उसकी कजन ग्वेंडोलिन, उससे जैक को प्यार है। सो जैक को ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स से प्यार है। ग्वेंडोलिन बेटी है लेडी ब्रैकनल की, जिसका नाम ऑगस्टा है। सो ग्वेंडोलिन से जैक प्यार करता है, और ग्वेंडोलिन अल्जर्नन की कजन है, अल्जर्नन जैक का दोस्त भी है। सो प्ले जब ओपन होता है तो अल्जर्नन, जिसको पता है कि जैक अर्नेस्ट है, और उसको कैसे पता चलता है कि एक सिगरेट केस ये यहाँ पे भूल जाता है जैक अल्जर्नन के घर लास्ट मीटिंग में, जो जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि फ्रॉम सेसली टू अंकल जैक। सो वो बहाने लगाता है, लेकिन उसे मानना पड़ जाता है कि ओके ये सेसली ने दिया और मैं ही जैक हूँ। तो अल्जर्नन बड़ा इम्प्रेस होता है कि सेसली एक खातून जो कि गांव में रहती होगी, बड़ी प्यारी भी है, तो मुझे मिलना चाहिए उससे। तो अल्जर्नन जो है वो कहता है कि अगर जिस तरह तुम एक डबल लाइफ जी रहे हो कि तुम यहाँ पे अर्नेस्ट और गांव में जैक के नाम से मशहूर हो, तो मैं इसी तरह मैंने एक बेम्बरी दोस्त बनाया हुआ है कि जब मैंने यहाँ से भागना होता है गांव की तरफ, क्योंकि जैक भागता है गांव से शहर आता है, ये एक शहर से भागता है, अल्जर्नन तो गांव में जाता है। कहते मेरा जो एक दोस्त है वो भी ब्रायन नाम है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैंने बताया हुआ यहाँ पे लोगों को वो बड़ा बीमार रहता है और मुझे अक्सर गांव जाना पड़ता है उसकी सेहत का हाल पूछने के लिए। तो ये दोनों ने कॉम्प्लेक्स किया हुआ है प्लॉट को। ओके जी, अब वो किसे जान छुड़ाता है? अल्जर्नन अपनी आंटी ऑगस्टा से, क्योंकि वो उसे बड़ी बोरिंग कंपनी में बिठा देती है, तो वो जब भी उससे कहती है ऐसी कंपनी का, तो वो वहां से भागता है। जब प्ले शुरू होता है तो जैक आता है, अल्जर्नन को कहता है कि मैं ग्वेंडोलिन को यानी तुम्हारी कजन को प्रपोज करने आया हूँ। तो वहां पे वो सिगरेट केस वाला मामला चलता है और चीज क्लियर हो जाती है कि ये जैक है जिसने अपना नाम अर्नेस्ट रखा हुआ है। सो वहां पे वो उसे कहता है कि अगर ग्वेंडोलिन से मुझे प्यार यानी शादी होगी तो मैं इसको खत्म कर दूंगा, डबल आइडेंटिटी को। तो अल्जर्नन कहता है कि नहीं, अगर हुआ तो तुम शायद एक और ऐसा बंदा बना लोगे, क्योंकि शादी के बाद इंसान ज्यादा भागता है अपने घर से। ओके जी, ग्वेंडोलिन और उसकी माँ लेडी ब्रैकनेल वो भी आ जाते हैं, और जैक जो है वो ग्वेंडोलिन को मौका देकर प्रपोज करता है। लेडी ब्रैकनेल अल्जर्नन के साथ दूसरे रूम में होती है। अब जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि वो किस तरह उसके आगे झुका प्रपोज कर रहा है, तो वो उससे क्वेश्चन करती है कि ये तुम कौन हो, तुम कहाँ पे रहते हो, तुम्हारा फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है, तुम्हारे थॉट्स कैसी हैं। उसे पता लगता है इसके पास जमीन भी है, घर भी है, लंदन में भी फ्लैट है, पैसा भी है, तो उस लिहाज से तो जैक ठीक होता है। लेकिन ये होता है कि जैक को कि जब पेरेंटेज की बात होती है तो पता लगता है कि ये तो एक हैंड बैग में मिला था,
यानी इसके माँ बाप के बारे में कुछ पता नहीं। तो यहाँ पे लेडी ब्रैकनेल काफी हद तक रुक जाती है, ठहर जाती है, और वो कहती है कि ये शादी नहीं हो सकती जब तक तुम्हारे पेरेंट्स का या एक पेरेंट का पता ना चल जाए। सो इसमें बेसिकली अब जो है जैक वो जब लेडी ब्रैकनेल नीचे जाती है तो ग्वेंडोलिन आके जैक को अपना जैक से एड्रेस लेती है उसका, और अल्जर्नन उस एड्रेस को नोट कर लेता है। एक्ट 2 में क्या होता है, अल्जर्नन जो है वो सीधा पहुंच जाता है जैक के घर में, गांव में, और वहां पे वो बताता है कि जाके बताओ कि मैं अर्नेस्ट हूं, जो कि उसका भाई इंग्लैंड में जो गंदे वाला, वो मिलने आया है। सो वहां पे यानी जब वो उधर पहुंचता है तो उसको मीनवाइल यानी जहाँ वहां पे जो लोग होते हैं वहां पे हमें उनका पता चलता है कि मिस प्रिज्म है, जो कि सेसिली की गवर्नेंस है, जो उसे पढ़ाना चाहती है, लेकिन सेसिली का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। मिस प्रिज्म रादर ज्यादा इंटरेस्टेड है डॉक्टर चोसबल में, जो कि वहां का रेक्टर है, और रेक्टर होने के बावजूद वो मिस प्रिज्म के अंदर इंटरेस्टेड होता है। अच्छा जी, जैक जो है, जैक कहता है कि चूंकि ग्वेंडोलिन से मेरा काम मुकम्मल हो गया, प्रपोज हो गया, तो वो मॉर्निंग ड्रेसेस यानी मातम के कपड़े पहन के आता है और बताता है कि अर्नेस्ट जो मेरा भाई है वो मर चुका है, तो अब मुझे लंदन नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसको पता लगता है, यानी सेसिली आगे कहती है कि आपका भाई अल्जर्नन यानी आपका भाई अर्नेस्ट इधर आया हुआ है, तो वो उसका झूठ पकड़ा जाता है और वो देखता है वो अल्जर्नन होता है। अब वो अल्जर्नन को कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि जारी बात है वो उसके घर में आया हुआ है, और वो उसके सीक्रेट्स को जानता है कि ये यहाँ पे इसका कोई भाई नहीं था, और ये वैसे ही झूठ मूठ बाहर जाता था। तो वो दोनों अब एक दूसरे के उस यानी क्या कह सकते हैं कि एक दूसरे के बुराइयों को, खामियों को जानते हैं, तो वो बोलते नहीं है। अच्छा जी, जैक जो है वो कपड़े बदलता है, और अल्जर्नन जो है वो जिसे सेसिली से बात करते हुए उस सेसिली से मोहब्बत हो चुकी होती है। अब जब ग्वेंडोलिन बात कर रही होती है शुरू में जैक से, और सेसिली बात करती है अल्जर्नन से यहाँ पे, तो वो दोनों यही कहते हैं कि हमें तुमसे इसलिए मोहब्बत हुई क्योंकि तुम्हारा नाम अर्नेस्ट है। तो जैक उससे कहते हैं, और अर्नेस्ट इसको कहता है कि मे बी अल्जर्नन अगर मेरा नाम हो तो कैसा रहेगा। कहती है नहीं, और वहां पे शुरू में ग्वेंडोलिन भी उसको कहती है अंकल जैक को कि अगर जैक ग्वेंडोलिन को कहता है कि तुम्हें अगर मेरे नाम से प्यार है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अगर जैक या जॉन होता, तो कहती फिर मुझे तुमसे कभी भी मोहब्बत ना होती, क्योंकि तुम्हारा ये नाम ही मुझे तुमसे मोहब्बत करवाने का सबब है। खैर, अब इन दोनों को पता होता है कि हम दोनों असल में तो कोई और है। सोच ये होता है कि अल्जर्नन जो कि सेसिली से प्यार कर चुका होता है, उससे शादी करने का सोचा होता है, उसको ये पता चलता है कि सेसिली और वो ऑलरेडी एंगेज हैं। सेसिली ने अपनी डायरी लिखी होती है और वो कहती है कि जब मुझे पता लगा कि अंकल जैक का कोई भाई है, तो मैंने दिल ही दिल में उसको यानी अपनी मोहब्बत का एक मंदिर बना लिया, और मैंने उससे अपनी एंगेजमेंट कर ली जैसे मुझे उसका अर्नेस्ट नाम पता चला। सो अल्जर्नन जो है वो डॉक्टर चोजिबल के तलाश में जाता है, जो कि रेक्टर है, और उसे कहता है कि मैं क्रिश्चियनिंग कराना चाहता हूँ। क्रिश्चियनिंग एक सेरेमनी है क्रिश्चियंस की, वो तब होती है जब बेबी पैदा होता है तो उसके ऊपर होली वाटर स्प्रिंकल किया जाता है और उससे नाम दिया जाता है। दिस इज वंस इन लाइफ। तो ये अब दोबारा चूंकि करवाने जा रहा है, अपना नाम चेंज करवाने जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन डॉक्टर चोजिबल राजी हो जाता है। ये उस जमाने के यानी रिलीजियस पीपल का हाल दिखाया गया। तो अब जो जैक है वो भी वहां पे आता है, और जैक भी उससे टाइम लेता है इस चीज के बारे में। अब वो दोनों तैयार हैं और चोजिबल तैयार है इनकी क्रिश्चियनिंग करने के लिए। अच्छा, ग्वेंडोलिन आ जाती है इतनी देर में। ग्वेंडोलिन आती है और वहां पे उसे सेसिली नजर आती है। दोनों एक दूसरे के बड़े करीब आ जाती हैं, लेकिन फिर अचानक कंफ्यूजन पैदा होती है कि दोनों कहती हैं हमें अर्नेस्ट, यानी ये कहती है मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ उसका नाम अर्नेस्ट है, और दूसरी भी ये कहती है। लेटर ऑन वो उनको पता लगता है कि ये अल्जर्नन वो भी अर्नेस्ट है और जैक वो भी अर्नेस्ट है। सो यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है कि वो लड़के इनको बेवकूफ बना रहे हैं और इनका नाम अर्नेस्ट नहीं है। खैर वो उनको बताते हैं कि हम तुम्हारे लिए क्रिश्चियनिंग करने के लिए तैयार हैं और हम अपना नाम चेंज करके अर्नेस्ट रख लेंगे। अच्छा, अभी इस पॉइंट पे लेडी ब्रैकनेल जो है वो वहां पे आ जाती है, और उस जगह पे यानी शी कम्स, और वो उस लाइक जैसे कबाब में हड्डी वो वाला एक तरह से
रोल प्ले करती है। लेडी ब्रैकनल आने के बाद उसे पता कैसे चलता है कि वो जिस नौकरानी ने भागने में मदद की थी ग्वेंडोलिन को, उसने उसको बता दिया। तो वो आके ऐलान कर देती है, जब वो सेसिली को देखती है, उसकी दौलत को देखती है, तो वो कहती है ठीक है, अल्जर्नन की मैं इससे एंगेजमेंट कराऊंगी, लेकिन जैक की ग्वेंडोलिन से शादी नहीं होगी, क्योंकि जैक के पेरेंट्स का नहीं पता। अल्जर्नन जो है वो जैक जो है वो बीच में रुकावट डाल देता है, कहता है अगर मेरी नहीं होगी तो मैं फिर अल्जर्नन की शादी भी नहीं होने दूंगा। तो इतनी देर में जिक्र होता है वहां पे मिस प्रिज्म का। सो जो लेडी ब्रैकनल वो ऑलरेडी सेसिली की अमाउंट से इंप्रेस हो चुकी होती है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जैक उसको मना करता है कि जब तक मेरी शादी नहीं करोगे मैं शादी नहीं होने दूंगा। सो मीनवाइल वो जो एक डॉक्टर चोजेबल के हवाले से मिस प्रिज्म का जिक्र होता है, तो अचानक लेडी ब्रैकनल को कुछ याद आता है और वो मिस प्रिज्म को बुलवाती है। सो मिस प्रिज्म जब आती है तो लेडी ब्रैकनल को याद आ जाता है कि ये तो वही थी जो कि आज से 28 साल पहले एक बेबी को लेके गई थी और उसकी बहन का बेटा फिर वापस नहीं आई। मिस प्रिज्म की मेमोरी बड़ी वीक होती है, जो अगरचे ड्रामा में वो मेमोरी लगी रहती है कि मेमोरी तेज होनी चाहिए, डायरी लिखने का फायदा नहीं। उसने क्या किया होता है कि उसने एक नॉवल लिखने की कोशिश की होती है। वो स्टेशन पे जाती है तो प्रैम के अंदर नॉवल रख देती है और बैग के अंदर बेबी रख देती है। सो प्रैम को लेके वो चली जाती है, नॉवल वहीं का वहीं, यानी बेबी वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। जो जैक वर्दिंग होता है वो थॉमस कार्डियो उसको अपने साथ यहाँ पे ले आता है। सो ये चीज क्लियर हो जाती है कि जो जैक है बेसिकली वो लेडी ब्रैकनल का एक यानी भांजा है, उसका इसकी बहन का बेटा है। तो जैक पहले प्रिज्म को अपनी मदर समझता है और फिर आके उसको आइडिया हो जाता है कि मैं अल्जर्नन का बड़ा भाई हूँ, यानी अल्जर्नन का वो अल्जर्नन लेडी ब्रैकनल की बहन का बेटा होता है। तो इसी तरह जैक भी उसकी बहन का बेटा है। सो फिर ये होता है कि अब आ गया नाम का इश्यू। वो कहते हैं कि इनके फादर का क्या नाम था, तो वो उसको डायरीज चेक करते हैं, क्योंकि वो आर्मी में होता है और आर्मी में जब वो उनके नाम पढ़ते हैं तो उसके बाप का सर नेम ऑलरेडी अर्नेस्ट ही होता है। तो यहाँ से क्रिश्चियनिंग का मामला भी टल जाता है और वाकई ही उनका नाम अर्नेस्ट निकल आता है। सो इट एंड्स हैप्पीली। सो नेचर ऑफ मैरिज दिखाई गई इसमें कि किन किन शराइत पे मबनी है। कॉन्स्ट्रेंट्स दिखाई गई मोरालिटी की, कि मोरालिटी की क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जिसको लोग अबूर करते हैं। हिपोक्रेसी वर्सेस इन्वेंटिवनेस, कि किस हद तक क्रिएटिविटी है इनके प्लान्स के अंदर, लेकिन कितने हिपोक्रेट्स ये लोग हैं। नाम जो है अर्नेस्ट का, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और अपर क्लास जो है उसका एटीट्यूड और रिलीजियस प्रैक्टिसेस उस जमाने की, कि किस तरह रिलीजन को खराब किया जा रहा था। ये कुछ कोटेशंस हैं जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में यूज हुई। इनमें से कुछ जो हैं वो पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपको मैं सेंड कर दूंगा। सो आई हैव ऑलरेडी सेंड यू रेस्ट ऑफ द फाइल्स, सो लेट मी सेंड यू दिस वन सिंस दिस वाज नॉट इन द प्लान, बट आई सिंस वी आर हैविंग टाइम तो मैंने ये आपको इंक्लूड कर लिया। Apart from this, now we are shifting to first your questions and then linguistics. Detailed MCQs हैं इसके ऊपर जो मैं आपको भेज रहा हूँ, इसको देखिएगा। That is going. Okay. See question. Yes, Ms. Zunaira, you बिल्कुल ऐसी है। आपको टेक्स्ट बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव टाइम डू रीड द टेक्स्ट ऑफ ड्रामास एंड पोम्स। नॉवल को बिल्कुल ना छेड़ें, नॉवल को तब पढ़ें जब आपके पास प्लेयर रीडिंग का टाइम है। अवल तो जस्ट समरीज कैन डू, लेकिन इफ यू वांट टू गो ड्रामास एंड पोम्स उनको पढ़ें, नॉवेल्स को छोड़ दें। ओके जी, सो नाउ लिंग्विस्टिक्स में हम पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह सिमेंटिक्स। अच्छा जी, सिमेंटिक्स क्या है? सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग, यानी मीनिंग की स्टडी है कि मीनिंग्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और हम मीनिंग्स को किस तरह सेंस करते हैं, किस तरह बेसिकली यूज करते हैं। ओके जी, सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग और ये मीनिंग्स के हवाले से
बेसिकली ये जैसा आपके सामने एक लिखा हुआ है कि फायर डिपार्टमेंट जो है, इसको अगर हम पढ़ें तो पढ़ने में हमें लगता है कि ये शायद आग लगाने वाला डिपार्टमेंट है, हालांकि वो आग बुझाने वाला डिपार्टमेंट है। इसको हमें एक्सटिंग्विशिंग डिपार्टमेंट कहना चाहिए। ऑन द अदर हैंड क्राइम डिपार्टमेंट, ये क्राइम ब्रांच, सो वो मीनिंग ये सजेस्ट होता है कि ये क्राइम करने वाली ब्रांच है, हालांकि ये क्राइम रोकने वाली ब्रांच है। बम स्क्वाड, सो दैट शोज कि ऐसा स्क्वाड जो कि बॉम्ब प्लांट करने वाला है, लेकिन नॉर्मली वी नो कि ये वो प्लांट है, ये वो स्क्वाड है जो कि उसे डिस्पोज करता है। सो ये बेसिकली क्यों होता है? मतलब डॉक्टर जो है वो पेन किलर्स, पेन पिल्स क्यों देता है, ठीक है, वो रिलीफ पिल्स क्यों नहीं देता? तो ये बेसिकली सिमेंटिक्स है, ये मीनिंग्स की स्टडी है। हम मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, मीनिंग्स को देखते हैं। बेबीज ऑन सेल वो तो उस पे है ना, प्रैग्मेटिक्स के अंदर। सो ये तो एक रियल सेंस में मीनिंग है ना कि जो हम जिनकी मीनिंग्स को समझते हैं बेसिकली। सो अब मीनिंग्स जो है उसकी कुछ टाइप्स हैं, वैसे तो और भी टाइप्स हैं, लेकिन प्राइमरीली ये टाइप्स हैं: conceptual meaning, associative meanings, natural meanings and conventional meanings. So ये मेन टाइप्स हैं मीनिंग के। अब कैसे कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या होता है कि आपको जब नीडल का आप सोचते हैं, नीडल के बारे में जब आप सोचेंगे तो नीडल के बारे में आप क्या सोचेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्या आएगा कि बड़ी ही पतली सी मजबूत लोहे की एक चीज जो कि आगे से पॉइंटेड है, पीछे से उसके अंदर एक सुराख है, यहाँ पे आप धागा डालते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट नीडल का आपके माइंड में आ जाता है। माँ के बारे में सोचें तो माँ का एक कॉन्सेप्चुअल इमेज हमारे सामने आ जाता है। जिनकी माँ है, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, जिनकी नहीं होगी की रहमत करे। तो एक आइडियल इमेज क्रिएट हो जाता है। सो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या है? बेसिकली एक नीडल का कि वो एक शार्प इंस्ट्रूमेंट है, एक उसकी यानी नोक बड़ी शार्प है, और यानी ये जो उसकी सारी की सारी बनावट है हमारी आंखों के आगे आ जाएगी। अब उसके साथ एक मीनिंग एसोसिएटेड है, वो उसका एसोसिएटिव मीनिंग है। अब नीडल का एसोसिएटिव मीनिंग क्या है? पेन। जब भी हम नीडल या टीके के सुनेंगे कि तुम्हें टीका लगना है, तो टीका सोचते ही वो टीका, वो पूरी पूरी सिरिंज हमारी आंखों के सामने सिरिंज आ जाती है, और उसका एसोसिएटिव मीनिंग क्या है? पेन। ये लगेगा, प्रिक होगा, दर्द होगी। सो ये सोच के हमारे माइंड के अंदर ये इस तरह के एक तरह से आइडियाज डेवलप होते हैं। थैंक यू वेरी मच। माँ है, माँ के बारे में हम सोचते हैं तो माँ का एक शफकत, मोहब्बत उसकी जो है वो उसका एक आइडियल इमेज आ जाता है, जो उसकी यानी एक माँ का ममता हमारे सामने आ जाती है। उसका एसोसिएटिव मीनिंग क्या है? मोहब्बत, प्यार, खुलूस, सबसे बेस्ट रिश्ता, सबसे ज्यादा यानी बेगर्ज रिश्ता। सिमिलरली हमारे पास नेचुरल मीनिंग्स होते हैं। अब नेचुरल मीनिंग्स क्या होते हैं? ये वो मीनिंग्स होते हैं जिनको समझने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। मसलन बादल आए हैं, बिजली कड़क रही है, दैट मीन्स बारिश होगी। कहीं पे धुआं उठ रहा है, दैट मीन्स के आग लगी हुई है। धूप है, बारिश है, इट मीन्स के रेनबो निकलेगी। सो ये सारे नेचुरल मीनिंग्स हैं। बारिश पड़ेगी सर्दियों में, ठंड बढ़ जाएगी, ये नेचुरल मीनिंग है। गर्मियों में बारिश होगी, धूप बड़ी ब्राइट निकलेगी, ये नेचुरल मीनिंग्स हैं। सो कन्वेंशनल मीनिंग्स क्या होते हैं? कन्वेंशनल मीनिंग्स कीप चेंजिंग, ये प्लेस टू प्लेस चेंज होते हैं। कई जगहों पे आप इतना सा अगर पानी नहीं छोड़ते अपने उस ड्रिंक में, बॉटल में, तो वो इस चीज का सिंबल है, इस चीज का मीनिंग लिया जाता है कि आप बड़े या भूखे इंसान है, ठीक है, नदीदे इंसान है। कई जगह पे अगर आप इसको खत्म नहीं करते पूरा, तो ये लिया जाता है कि आप बड़े नाशुक्र इंसान हैं। सो ये बहुत सारे सिंबल्स हैं। जिस तरह आउल बैड ओमन है पाकिस्तान में, यस 13 नंबर बिल्डिंग अमेरिका में समझी जाती है कि नहीं होनी चाहिए। किसी उनका कोई फ्लोर नहीं होता, वो 12 के बाद डायरेक्ट 14वीं मंजिल बनाते हैं, वो 13वीं मंजिल ही नहीं बनाते। टूटे शीशे, इनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। कौवा बैठ गया, उसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं।
जूती उल्टी हो गई, उसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। सो बेसिकली ये मीनिंग्स हैं जो कि कन्वेंशनल हैं। व्हाइट कलर सिंबल ऑफ पीस भी है, व्हाइट कलर सिंबल ऑफ वॉर को खत्म करना उसके लिए भी है, व्हाइट सिंबल प्योरिटी, व्हाइट कलर प्योरिटी का भी सिंबल है। ब्लैक जो है डेथ का सिंबल है, ब्लैक जो है वो कई जगहों पे शादी ब्याह पे पहना जाता है, व्हाइट कई जगह पे डेथ पे पहना जाता है। सो ये बेसिकली हर जगह के कन्वेंशंस हैं। सो कन्वेंशनल मीनिंग्स चेंज होते हैं हर जगह पे। ओके जी, गोइंग फर्दर, सिमेंटिक फीचर्स। अब अगर हम एक वर्ड पढ़ें, सेंटेंस पढ़ें कि द हैमबर्गर एट द बॉय, या द बर्गर एट द बॉय, या पिज्जा एट द बॉय, द टेबल इज लिसनिंग टू द रेडियो, या हॉर्स जो है बेसिकली हॉर्स इज रीडिंग न्यूज़पेपर, तो हम कहते हैं नहीं ये गलत है, हो ही नहीं सकता। एक घोड़ा कैसे न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, एक बर्गर कैसे बंदे को खा सकता है, या एक टेबल रेडियो को कैसे सुन सकता है। हालांकि सिंटैक्टिकली वो ठीक है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट पेयर है, क्लॉज पूरी है, इसमें वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर एक सीक्वेंस में है, सिंटैक्टिक या सिंटैग्मेटिक। तो खराबी क्या है? खराबी उसके सिमेंटिक्स में, उसकी सेंस में खराबी है कि हमें पता है कि बर्गर के अंदर वो एनिमेटेबिलिटी नहीं है, टेबल के अंदर सुनने वाली एबिलिटी नहीं है, घोड़े के अंदर पढ़ने वाली एबिलिटी नहीं है। इसलिए हम जो हैं वो, अगर मैं कहूंगा कि चाय का कप चलता हुआ मेरे पास आया, तो अब ये ऑड होगा सिमेंटिकली, क्योंकि आपको पता है कि चाय का कप नहीं चल सकता, ये सिमेंटिकली ऑड है। हालांकि वो चल के आया, फिक्रा तो ठीक है, लेकिन चाय का कप चल के आया सिमेंटिकली हमें हजम नहीं होता। ये सिमेंटिक फीचर्स होते हैं। मतलब कप के अंदर चलने का फीचर नहीं है, घोड़े के अंदर पढ़ने का फीचर नहीं है, टेबल के अंदर सुनने का फीचर नहीं है, और बर्गर के अंदर किसी को खाने का फीचर नहीं है। अब सिमेंटिक फीचर्स अगर हम देखें तो इसमें देखा जाए तो हमारे पास एक टेबल है जिसके साथ कुछ लाइक नाउन्स हैं, ह्यूमन, लाइक अब इनमें देखें टेबल जो है हॉर्स, बॉय, मैन, गर्ल, वुमेन, अब इन सब के सिमेंटिक फीचर्स हैं। टेबल का सिमेंटिक फीचर क्या है कि टेबल इनमें से ना एनिमेट है, ना ह्यूमन है, ना फीमेल है, ना एडल्ट है, तो इसके अंदर कोई भी सिमेंटिक फीचर इनमें से मौजूद नहीं है। हाँ, वुडन हो तो हो सकता है, उसका सिमेंटिक फीचर वुडन है। अच्छा, हॉर्स का सिमेंटिक फीचर क्या है? हॉर्स एनिमेट है, यस, जिंदा है, ह्यूमन नहीं है, फीमेल नहीं है, होता तो मेयर होती, एडल्ट है, ठीक है। बॉय के अंदर सिमेंटिक फीचर क्या है? बॉय एनिमेट भी है, ह्यूमन भी है, लेकिन फीमेल नहीं है, एडल्ट भी नहीं है, एडल्ट होता तो वो मैन होता। मैन जो है वो एनिमेट है, ह्यूमन है, फीमेल नहीं है, लेकिन एडल्ट है। गर्ल एनिमेट है, ह्यूमन है, फीमेल है, लेकिन उसके अंदर एडल्ट वाला फीचर नहीं है। एंड वुमेन, खातून की क्या ही बात है, ख्वातीन हर चीज में सबसे आगे। वुमेन एनिमेट भी है, एडल्ट भी है, फीमेल भी है, और ह्यूमन भी है। सो दीज आर सिमेंटिक फीचर्स। अब ये हम क्यों पढ़ते हैं सिमेंटिक फीचर? सिमेंटिक फीचर इसलिए पढ़ते हैं कि सिमेंटिक्स टेल्स अस कि any object that we are talking about, we should be able to know कि what things or functions something or someone can perform, कि हमें इससे सिमेंटिक्स में पता चल जाता है। मैं कहता हूं जी कि जो फ्रेम है वो हिलना शुरू हो गई अचानक, तो हमें ये पता है कि ये चीज हमें क्यों डराती है। अचानक मेरे सामने फ्रेम है, वो हिलना शुरू हो जाए, क्यों हिलना शुरू हो जाएगी? अक्सर हिलती है मेरे घर में तो वो क्यों हिलना शुरू हो गई? हालांकि उसके अंदर खुद जान तो नहीं है। सो ऑड क्यों लगा? क्योंकि इसके अंदर खुद हिलने की ताकत नहीं है, तो ये हिल कैसे रही है? ठीक है, वो मुझे भी थोड़ी हिलती फील हुई थी, तो मैंने आपको इसलिए बताया। तो इसके अंदर हिलने की ताकत नहीं है, तो ये हिले क्यों? ठीक है, जो अचानक जब अर्थक्वेक आता है, हम क्यों अचानक पंखे को देखते हैं कि पंखा बंद भी है लेकिन झूल रहा है? क्योंकि हमें लगता है कि ये खुद नहीं कर सकता, देयर इज समथिंग एल्स, इसके अंदर ये वाली क्वालिटी नहीं है। फिर जो है लाइक इस सब बहुत सारी चीजों में हर एक चीज का सिमेंटिक फीचर होता है जो हमें उस मीनिंगफुल बनाता है चीजों को। अच्छा, अब ये है कि हमारे पास सिमेंटिक फीचर के साथ साथ कुछ सिमेंटिक रोल्स हैं। अब सिमेंटिक रोल्स में क्या होता है कि यानी हम इसको रोल्स में हम क्या करते हैं बेसिकली कि
वर्ड्स जो है बेसिकली वो कंटेनर है मीनिंग के, और हम उन रोल्स को देखते हैं जो कि ये कोई ना कोई सिचुएशन फिल करते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए ग्रामर को भूल जाएं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इन चीजों को भूल जाएं, ठीक है। अब अगर एक सेंटेंस है कि द बॉय किक द बॉल, तो इसमें हम अगर देखें तो बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, वो एक्शन है किक करने का, बॉल क्या है जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है। अब सिमेंटिक में हम उन्हें सिमेंटिक रोल्स या थीमेटिक रोल्स कहते हैं। अब यहां पे वो चीजें डिफरेंट हैं। अब आप अपने ज़हन से बिल्कुल निकाल दें सिंटैक्स और ग्रामर। एजेंट और थीम। एजेंट क्या होता है किसी भी फिक्रे में जो कि कोई रोल परफॉर्म करता है। द बॉय किक द बॉल, तो बॉय जो है जो कि प्रैक्टिकली कोई रोल परफॉर्म कर रहा है किकिंग का, तो वो एजेंट है। बॉल जिसके ऊपर काम हो रहा है उसे हम थीम कहते हैं। यानी यहां पे जो सब्जेक्ट था एजेंट बन गया, जो ऑब्जेक्ट था वो थीम बन गया। वर्ब को हम कुछ भी नहीं बना रहे क्योंकि वी आर डीलिंग विद नाउन्स ओनली। सो अब ये ह्यूमन भी हो सकता है और नॉन ह्यूमन भी। मसलन द विंड क्लोज्ड द विंडो, सो विंडो थीम हो जाएगा जिस पे काम हुआ। विंड जो है क्योंकि विंड के एक्शन की वजह से ये हुआ, तो विंड एजेंट है और विंडो थीम है। सिमिलरली फिर हमारे पास एक होता है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिस चीज को हम यूज करते हैं। आई किल्ड द पर्सन विद अ बुलेट, बुलेट इज इंस्ट्रूमेंट। आई राइट ऑन पेपर विद अ पेन, सो पेन इज इंस्ट्रूमेंट। आई हिट अ मॉस्किटो विद अ न्यूज़पेपर, सो न्यूज़पेपर इज द इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, एक्सपीरियंसर क्या है? एक्सपीरियंसर भी सब्जेक्ट ही है, लेकिन ये वो सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिकली कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, एक्शन को महसूस कर रहा है। बस मैं कहता हूं ही इज रिपेयरिंग टेलीविजन, तो ही जो है एजेंट है, टेलीविजन थीम है। अगर मैं कहता हूं इज वॉचिंग टेलीविजन, तो फिर वो थीम नहीं है, वो सिर्फ यानी वो स्टैटिक बैठा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, देखने वाले एक्शन को हम एक्शन में लेके आते, तो वो क्या है, वो एक्सपीरियंसर है कि वो देखने का एक्सपीरियंस कर रहा है। ही इज लिसनिंग टू द न्यूज, वो एक्सपीरियंसर है। आई एम फीलिंग कोल्ड, मैं एक्सपीरियंसर हूं। मैंने लाइक आई फेल्ट द पेन, तो मैं एक्सपीरियंसर हूं। ये फर्क है एजेंट और एक्सपीरियंसर में। सो मूवमेंट का फर्क है। अगर एजेंट किसी भी चीज के अंदर मूवमेंट है, हरकत है और एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो वो बेसिकली एजेंट होगा। अगर इस तरह की मूवमेंट नहीं है और बैठे बैठे काम हो रहा है, सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, बात सुन रहे हो, टीवी देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, तो उस सूरत में आप एक्सपीरियंसर हो। अच्छा, इसमें लोकेशन, सोर्स एंड गोल। लोकेशन क्या चीज होती है? जहां से कोई चीज आए। सॉरी, लोकेशन वो चीज है जहां पे कोई चीज अवेलेबल है ऑलरेडी। द फ्रेम इज ऑन द वॉल, सो वॉल इज द लोकेशन। So my mobile is on the table, so table is the location. Go and get my wallet from my cupboard, so cupboard is the location. A mosquito is sitting on the roof, so roof is the location. Source कौन है? Source वो जो कोई चीज सेंड कर रहा है या जहां से कोई चीज आ रही है। गोल क्या है? जो कि कोई चीज रिसीव कर रहा है या जिसको कोई चीज भेजी जा रही है। मसलन आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड, सो ये मैं जो हूं सोर्स हूं और मेरा जो फ्रेंड है वो गोल है। या आई सेंट एन ईमेल टू यू, सो यू आर गोल, आई एम सोर्स। या ये खबर जो है हमारे पास इंग्लैंड से आई, सोर्स एंड वी आर द गोल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई एंटिटी जो मूव करती है वो सोर्स, वो जगह सोर्स होती है, लाइक फ्रॉम शिकागो, और जहां की तरफ ये हेड करती है न्यू ऑर्लियंस, तो उसको हम गोल कहते हैं। अब ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं। मैरी सॉ अ फ्लाई ऑन द वॉल, सो मैरी एक्सपीरियंसर है क्योंकि मैरी प्रैक्टिकली कोई काम नहीं कर रही, मूवमेंट उसमें नहीं आ रही। फ्लाई क्या है? थीम जिसके ऊपर काम हो रहा है। एंड लोकेशन क्या है? वॉल, क्योंकि वो मक्खी को देख रही है वॉल के ऊपर। शी बोरोड अ मैगजीन फ्रॉम जॉर्ज, अब ये बोरो करना एक्शन इन्वॉल्व है, सो शी एक्सपीरियंसर नहीं है, एजेंट है। मैगजीन थीम है और जॉर्ज क्या है? सोर्स।
सो सोर्स क्या है बेसिकली? जॉर्ज, जो कि उसको मैगजीन दे रहा है. शी स्क्वैश द बग विद द मैगजीन. शी एजेंट, बग, थीम, मैगजीन से मारा, मैगजीन इज इंस्ट्रूमेंट. शी हैंडेड द मैगजीन बैक टू जॉर्ज, तो उसने प्रैक्टिकली काम किया, सो शी इज एजेंट. थीम जो है वो मैगजीन है, बैक टू द जॉर्ज, जॉर्ज को जाना है तो जॉर्ज गोल है. जी थैंक्स सेड जॉर्ज. तो जॉर्ज ने चूंकि बोला तो जॉर्ज एजेंट है. अब हमारे पास लेक्सिकल रिलेशन होते हैं. लेक्सिकल रिलेशन क्या होता है कि वर्ड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन सम रिलेशंस. So two forms with the opposite meanings, they are called antonyms, and two forms having same meaning or more than two forms are called synonyms. अब antonyms में हमारे पास एक और चीज भी होती है कि हमारे पास gradable antonyms होते हैं और नॉन ग्रेडेबल antonyms होते हैं. Antonyms जो gradable होते हैं वो कौन से होते हैं? जिनकी हम ग्रेडिंग कर सकते हैं. ग्रेडिंग मीन्स के My pen is new, your pen is newer than me. So यहाँ तो ग्रेडिंग है. लेकिन इस चीज में कि my grandfather is dead, but your grandfather is was dead a year ago, so your grandfather is deader than my grandfather. तो ये तो नहीं होगा ना कि आपके जो दादा बुए वो ज्यादा मुर्दा हैं, मेरे जो दादा बुए वो अभी मरे, तो उनमें ग्रेडिंग नहीं है. सो कुछ एंटोनिम्स जो हैं वो ग्रेडेबल होते हैं, कुछ नहीं होते. फिर कुछ होते हैं रिवर्सिव्स, जिस तरह जिप का ऑपोजिट नॉट जिप नहीं होगा, अनजिप होगा. पुश का ऑपोजिट नॉट पुश नहीं होगा, पुल होगा. और इसमें फिर अनपैक का ऑपोजिट नॉट यानी पैक का ऑपोजिट नॉट पैक नहीं होगा बल्कि अनपैक होगा. एंटर का ऑपोजिट नॉट एंटर नहीं होगा बल्कि एग्जिट होगा. सो दीज आर कॉल्ड रिवर्सिव्स. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास होते हैं हाइपोनिमी. सो हाइपोनिम्स क्या होते हैं? जब एक मीनिंग किसी और फॉर्म के अंदर भी मौजूद हो तो उस रिलेशन को हाइपोनिम कहते हैं. अब जिस तरह हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, जिसको मैं आपके लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूं. अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं. सो लिविंग थिंग्स जो हैं उनमें हमारे पास क्रिएचर्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं. क्रिएचर्स में एनिमल्स हैं और इंसेक्ट्स हैं. एनिमल में डॉग, हॉर्स, स्नेक, हालांकि उसमें इंसेक्ट में आना चाहिए था लेकिन पन्नी के उस स्नेक को उसमें लाते हैं. उसकी फिर फर्दर टाइप्स हैं. एस्प और डॉग की टाइप है पूडल. इंसेक्ट में आंट भी इंसेक्ट है, कॉकरोच भी इंसेक्ट है. प्लांट में वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं. तो वेजिटेबल में कैरेट है, फ्लावर में रोज है, ट्री में बनियन या पाइन ट्रीज हैं. अब अगर देखा जाए, डॉग भी एनिमल है, हॉर्स भी एनिमल है. ये दोनों मिलकर एक सुपर ऑर्डिनेट ब्रांच को शेयर कर रहे हैं, यानी एनिमल. तो ये दोनों एक दूसरे के को हाइपोनिम है. ठीक है, ये सारे हाइपोनिम्स हैं लेकिन ये एक दूसरे के को हाइपोनिम्स भी हैं. मसलन क्रिएचर हाइपोनिम है लिविंग थिंग का, एनिमल हाइपोनिम है क्रिएचर का, डॉग हाइपोनिम है एनिमल का, पूडल हाइपोनिम है डॉग का. क्योंकि इन दोनों के अंदर कोई ना कोई चीजें सेंस कॉमन है, लेकिन एक ही सुपर ऑर्डिनेट टर्म के नीचे दो चीजें, जैसे क्रिएचर और प्लांट है, ये दोनों को हाइपोनिम्स हैं लिविंग थिंग्स के. ये इस तरह ये होता है को हाइपोनिमी और हाइपोनिमी. ओके, छोटा हो जाओ. ओके जी, गोइंग फर्दर. प्रोटोटाइप. सो प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप इज अ जनरल आइडिया. एक आइडिया होता है जो कि हम अपने माइंड में रखते हैं. ओके, सो यू से समथिंग हैपेंस बिहाइंड सर. सर इज ऑलवेज यूज्ड टू ऑफ इट. जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ओके जी, प्रोटोटाइप क्या? प्रोटोटाइप इज एन आइडियल कॉन्सेप्ट. अब देखो ना, कोई भी चीज बनाई जाती है या प्रोटोटाइप्स बनाए जाते हैं एक बड़े एक इंपॉर्टेंट तजर्बे से पहले, या एक चीज को फोन के प्रोटोटाइप्स आते हैं पहले चेक करने के लिए क्या चीज ठीक है, बना लें, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए, काम करेगा नहीं करेगा. प्रोटोटाइप एक आइडियल इमेज है, एक आइडियल कॉन्सेप्ट. तो हम अगर सोचे ना परिंदे के बारे में, तो हमारे अंदर सबसे आइडियल कॉन्सेप्ट जो आएगा वो चिड़िया का आएगा. यानी हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि जी शाहीन जो है वो प्रोटोटाइप है, यानी डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि चिड़िया, क्योंकि कॉमन है, हर जगह पे मौजूद है.
इंग्लैंड वगैरह या अमेरिका में चिड़िया कॉमन नहीं है, वहां पे जो है रॉबिन ये ज्यादा कॉमन है, हमारे पास स्पैरो ज्यादा कॉमन है। अगर हम बात करें फर्नीचर की तो सबसे पहली चीज हमारे माइंड में क्या आती है, टेबल या कुर्सी, ये उसका प्रोटोटाइप है। अगर हम बात करें फ्रूट की, सेब और केले या ये मैंगो, ये सबसे पहले आता है। वाटरमेलन या चकोतरा ये बाद में आते हैं। अगर हम बात करें कंप्यूटर की तो अभी भी कंप्यूटर वो जो पुराने वाला वो सामने आता है। अगर हम बात करें फोन की तो मोबाइल फोन हमारे सामने आता है, वो पुराना टेलीफोन सामने नहीं आता। अगर हम बात करें लाइक यूनिवर्सिटी की तो आजकल ऑनलाइन क्लास सामने आती है। सो दैट्स जोक्स अपार्ट। तो बेसिकली वो जो आइडियल कॉन्सेप्ट है वो एक प्रोटोटाइप होता है। सो प्रोटोटाइप बेसिकली इसीलिए होता है कि जिसमें हम एक कैटेगरी को लिंक कर देते हैं कि दिस इज आइडियल स्टेट और बाकी स्टेट्स को इसके हिसाब से होना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव homonyms. जब दो when two or more different written forms have same pronunciation, they are called as homophones. जैसा bear, bear, meat, meat, flower, flower, pale, pale. अब ये written forms different है लेकिन sounds same है। So इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम homophones कहते हैं। So ये homonyms हम कब करते हैं, जब फॉर्म written और spoken सेम हो लेकिन इनके मीनिंग्स अनरिलेटेड हो। मतलब बैंक रिवर का भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, बैट खेलने वाला भी हो सकता है, बैट एक क्रिकेट वो चमगादड़ को भी कहते हैं, मोल स्किन पे भी होता है, मोल एक एनिमल भी है, प्यूपिल आंख का भी है, प्यूपिल आइज एक शागिर्द को भी कहा जाता है। सो दीज आर होमोनिम्स। पॉलीसेमी क्या होता है कि जब एक वर्ड के एक से ज्यादा अनरिलेटेड मीनिंग्स होते हैं। मतलब फुट कहें तो पहाड़ का भी फुट होता है, बैंक का फुट होता है, इंसान का फुट होता है, माउंटेन या लाइक बेड का फुट होता है। हेड कहें तो सर का हेड होता है, डिपार्टमेंट का हेड होता है, किसी बॉटल का हेड होता है। सो ये मुख्तलिफ मीनिंग्स होते हैं एक सेंस में, तो इनको हम पॉलीसेमी कहते हैं। मिटोनमी क्या होता है, मिटोनमी ये होता है कि जब हम ये एक ऐसा टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें एक क्लोज कनेक्शन जो कि एवरीडे एक्सपीरियंस की बेस पे होता है, उस बेस पे हम कोई रिलेशन बना देते हैं वर्ड्स का। मैं कहता हूँ ये न्यूज दिल्ली से आई, इट मींस के इंडियन गवर्नमेंट से आई। ये खबर इस्लामाबाद ने ब्रेक की, दैट मींस के पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने की। ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट से खत आया, दैट मींस के इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर ने लिखा। ये व्हाइट हाउस से खबर आई, दैट मींस के अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से खबर आई। या हम जो नॉर्मली इसमें और भी चीजें यूज कर सकते हैं कि जो क्राउन है, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग, ये बड़ी मशहूर बात थी कि बादशाह मर गया लेकिन बादशाहत जिंदा है। ये भी मिटोनमी है कि किंग जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमारे पास होते हैं कोलोकेशन। कोलोकेशन क्या होता है कि कुछ वर्ड्स जो कि एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं सेंस में और इकट्ठे आते हैं। मसलन सॉल्ट का नाम लेते ही पेपर याद आता है, ब्रेड का नाम लेते ही बटर याद आता है, टेबल के साथ चेयर आ जाता है। सो ये जो है बेसिकली चाय के साथ बिस्किट आ जाते हैं। ये कोलोकेशंस हैं कि एक चीज के अंदर दूसरी चीज का एलिमेंट इंक्लूडेड है। सो दीज वर सिमेंटिक टर्म्स, बेसिक सिमेंटिक टर्म्स जिनको हम यूज करते हैं नॉर्मली। सो इसके भी नोट्स दे आर ऑलरेडी सेंट टू यू। Now, if you have any questions, then you are most welcome to ask. There is no strategy basically. आप इनको एक बार तसल्ली से पढ़ लो और you'll get to know some idea. आपको बिल्कुल easily पता लग जाएगा कि ये चीजें इसमें क्या है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी है। अगर नहीं आई तो still I am there, मैं आपको बताने के लिए बैठा हुआ हूँ।